जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम बनाते कैसे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट की थ्योरेटिकल जितना भी काम था वो हमने देख लिया था कि उसकी थ्योरी में क्या क्या होता है, और हमने सैम्पल के तौर पे एक एग्जांपल भी देखी थी कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो प्रिपेयर्ड थी, कि हम सबसे पहले कंपनी का नाम, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर जो मंथ या पीरियड या ईयर होता है वो लिखते हैं, और आफ्टर डैट हम फिर सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कितना इनकम आई और कितना कैश आया और कितना कैश गया वो लिखते हैं। फिर हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कितना कैश आया और कितना कैश गया वो हम मेंशन करते हैं, और एंड में फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से कितना कैश आया और कितना कैश गया वो हम मेंशन करते हैं। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि बेसिकली इसका क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ज़रा गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा, पेपर में लाजमी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और आई नो कि पेपर ओपन बुक हो रहा है तो इसलिए आप लोगों को काफ़ी आसानी भी हो सकती है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का लाजमी है किस तरह से आपने बनानी है। तो चल के हम देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई किस तरह से जाती है और कैसा क्वेश्चन आएगा और किस तरह से उसको आपने सॉल्व करना है। तो हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। एक एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे सके। ये एक एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है। जे.डे. सिम्पसन started the Simpson Corporation a new business that began operation on May 1। एक सिम्पसन कॉरपोरेशन है जिसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है। May 1 से उसने अपने ऑपरेशन जो है बिजनेस के अमल जो हैं वो स्टार्ट किए हैं। सिम्पसन कॉरपोरेशन कंप्लीटिंग द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ। पहले महीने में सिम्पसन सिम्पसन कंपनी ने फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस की हैं, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन हमें दी जाएंगी और इसकी मदद से हम बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। ज़रा गौर से सुनिएगा ताकि आपको कोई इशू ना हो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा पेपर में जो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होगा, वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी और आपको खुद से वो करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप ये क्वेश्चन देख के सॉल्व करो, जिस तरह से करो वो आप पे डिपेंड करता होगा, लेकिन क्वेश्चन लाजमी आएगा। तो देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन द सिम्पसन कॉर्पोरेशन ने की है। May 1 जे.डी. सिम्पसन द ओनर इन्वेस्टेड 6000 कैश इन द बिजनेस। अब जो कंपनी का ओनर है उसने इन्वेस्ट किया है $6000 कैश इन अ बिजनेस। द ओनर इन्वेस्टेड $6000 कैश इन अ बिजनेस। तो May 1 को इन्वेस्टमेंट हो गई $60000 कैश इन अ बिजनेस के अंदर, ठीक है। उसने इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर, पैसा आ गया 60000 का। May 1 को रेंटेड अ फर्निश ऑफिस एंड पे $3200 कैश फॉर द मे रेंट। तो उसने फिर एक फर्निश ऑफिस का रेंट पे किया है 1 मई को, जिसकी अमाउंट है $3200, ठीक है। उसने वो कैश पे किया है। देन May 3 को परचेज $1680 ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। मई की 3 तारीख को उसने परचेज किया है ऑफिस इक्विपमेंट जिसकी जो कैश अमाउंट है वो है $1680, जो कि क्रेडिट पे है, उधार पे है, ठीक है। फिर May 5 को पेड 800 कैश फॉर दिस मंथ क्लीनिंग सर्विस। क्लीनिंग सर्विस के लिए 800 कैश जो है वो उसने पे किए हैं। अब आप ज़रा गौर से सुनिएगा कितना कैश जा रहा है या कितना कैश बिजनेस में आ रहा है, ये आपने गौर करना है इन ट्रांजैक्शंस के अंदर। फिर 8 मई को प्रोवाइडेड कंसल्टिंग सर्विस फॉर द क्लाइंट एंड इमीडिएटली कलेक्टेड 4600 कैश। अब 8 मई को उसने एक कंसल्टिंग सर्विस दी है क्लाइंट को और इमीडिएटली रिसीव्ड किए हैं $4600 कैश, ठीक है। ये उसके पास, कंपनी के पास आ गए पैसे। May 12 को प्रोवाइडेड $3000 ऑफ कंसल्टिंग सर्विस फॉर द क्लाइंट ऑन क्रेडिट। अब May 12 को उसने एक और कंसल्टिंग सर्विस दी है जिसकी अमाउंट 3000 है, लेकिन अभी क्रेडिट पे दी है, ये पैसे अभी उसने लेने हैं, उसने अभी तक लिए नहीं हैं। इसके बाद देखते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन आ रही हैं जी। May 15 को पेड $850 कैश फॉर द असिस्टेंट सैलरी फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस मंथ। अब 15 मई को उसने $850 जो असिस्टेंट की सैलरी है, जो हाफ मंथ की सैलरी है, वो उसने पे कर दी है, दे दी है, ठीक है। अब 20 मई को रिसीव्ड $3000 कैश पेमेंट फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड ऑन May 12। 12 मई को जो सर्विस दी थी उधार पे उसके 3000 उसने ले लिए हैं विद इन मे के अंदर,
ठीक है। प्रोवाइडेड $2,800 ऑफ कंसल्टिंग सर्विस ऑन क्रेडिट। अब 22 मई को उसने फिर एक कंसल्टिंग सर्विस दी है क्लाइंट को $2,800 की, जो कि क्रेडिट पे है, उधार पे अभी पैसे उसको मिले नहीं हैं। 25 में रिसीव $2,800 कैश पेमेंट फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड ऑन May 22। अब 25 मई को उसने 2,800 जो कैश पेमेंट दी, जो उसने सर्विस दी थी 22 को, वो उसने ले ली है, ठीक है। May 26 paid 1,680 कैश फॉर द ऑफिस इक्विपमेंट परचेज ऑन May 3। May 3 को जो उसने इक्विपमेंट लिए थे, ये वाले जहाँ पे मेरा माउस आपको नज़र आ रहा होगा, उसकी जो पेमेंट है उसने वो पे कर दी है 26 मई को, ठीक है। $1,680 जो कैश था वो उसने पे कर दिया है, मीन्स कि ये भी मई के अंदर अंदर पैसे चले गए। उसके बाद आगे देखते हैं आगे उसने क्या किया है। 27 में परचेज $60 ऑफ एडवर्टाइजिंग इन दिस मंथ May पेपर ऑन क्रेडिट, कैश पेमेंट इज ड्यू June 1। $60 का एडवर्टाइजिंग पेपर उसने क्रेडिट पे लिया है, जिसकी पेमेंट उसने June 1 को करनी है, ठीक है। June 1 तक ड्यू पेमेंट है, मीन्स के मई के अंदर उसका मे बी जो कोई पेमेंट वगैरह हो वो ना आएगी ना जाएगी इसकी, ठीक है। 28 मई को पेड $850 कैश फॉर द असिस्टेंट सैलरी फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ दिस मंथ। अब जो असिस्टेंट की जो बाकी की सैलरी थी $850, वो भी उसने 28 मई को पे कर दी है, ठीक है, पैसे चले गए। 30 में पेड $200 कैश फॉर दिस मंथ टेलीफोन बिल। 30 मई को उसने पे किया है टेलीफोन का बिल जो कि $200 है। May 30 पेड $480 कैश फॉर दिस मंथ यूटिलिटी। 30 मई को उसने $480 इस महीने के जो बिल्स हैं, चाहे वो बिजली का बिल हो चाहे जौन सा बिल हो, वो उसने पे कर दिया है। May 31 J.D. सिम्पसन विदड्रू 1,200 कैश फॉर पर्सनल यूज़। अब सिम्पसन जो ओनर है कंपनी का, उसने $1,200 कंपनी में से निकाल लिए हैं पर्सनल यूज़ के लिए। ऐसे ही ट्रांजैक्शन आप यूज़ करते थे जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। इसी तरह की ट्रांजैक्शन आपको दी जा सकती हैं और रिक्वायर्ड किया जा सकता है प्रिपेयर्ड अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द मंथ में, कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं फॉर द मंथ में। मई में कितना पैसा आया है या गया है ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की वजह से, वो आपने मेंशन करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कि कितना कैश आया और कितना कैश गया, ठीक है। तो इसी तरह की ट्रांजैक्शन आपको दी जाएंगी और आपने सॉल्व करना होगा। तो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। सोल्यूशन लिखेंगे और सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखेंगे, द सिम्पसन कॉर्पोरेशन। उसके बाद स्टेटमेंट का नाम लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ, अगर इनकम स्टेटमेंट होती तो इनकम स्टेटमेंट लिखते, बैलेंस शीट होती तो बैलेंस शीट। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हमें कहा गया है, तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट लिख देंगे। फॉर द डेट लिख देंगे फॉर द मंथ एंडेड May 31, जो May 31 को मंथ एंड हुआ है उसके लिए बनाई गई है। तो हम अब स्टार्ट करेंगे किस तरह से, ये वो हम देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम लिखेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश का फ्लो देखेंगे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कि कितना कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से आया और कितना कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से चला गया, वो हम नोट करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, ठीक है। हमने कस्टमर से कितना कैश लिया जो हमने उसको सर्विस दी। अगर मैं आपको वापस ट्रांजैक्शन की तरफ ले जाऊं तो आप देख सकते हैं कि 8 मई को कंसल्टिंग सर्विसेज हमने दी थी, जिसकी हमें पेमेंट मिली थी 4,600। फिर हमने 12 मई को सर्विस दी थी 3,000 की, जिसकी हमें पेमेंट 20 मई को मिल गई थी 3,000। फिर हमने 22 को $2,800 की सर्विस दी थी कंसल्टिंग की, जिसकी पेमेंट भी हमें मिल गई थी 25 मई को। तो हम इन तीनों को जब ऐड करेंगे कि हमें कस्टमर से कितने पैसे मिले हैं, वो हमारी अमाउंट बन जाएगी $10,400, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना पैसा हमारे पास आया उसकी अमाउंट है $10,400, ये हमारे पास आ गई। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से और कोई पैसे या कैश कंपनी के अंदर नहीं आया, ठीक है। चेक कर लेना खुद भी, आपको तसल्ली हो जाएगी ट्रांजैक्शन देके। अब हम देखेंगे कि आ गए तो 10,400, अब गए कितने हैं हमसे। जो अमाउंट जाती है वो हम माइनस कर देते हैं जो कैश हमारे पास आते हैं। तो जो कैश हमारा कंपनी से जा रहा होता है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ब्रैकेट मीन कि हम उसको माइनस करेंगे जो कैश हमारे पास आया है उसमें से। तो सबसे पहले वो बता रहा है कैश पेड फॉर रेंट,
रेंट के लिए हमने कैश पे किया था। अगर आप स्टार्ट में देखें, May 1 को रेंटेड अ फर्निश ऑफिस एंड पे 3200 कैश फॉर मे रेंट, तो उसने 3000 जो रेंट था, 3200 जो रेंट था वो पे कर दिया। फिर उसमें कैश पेड फॉर क्लीनिंग, अगर आप दोबारा ट्रांजैक्शन की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमने 5 मई को क्लीनिंग के लिए $800 पे किए थे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैश पेड फॉर क्लीनिंग 800। फिर कैश पेड फॉर टेलीफोन, 30 मई को हमने टेलीफोन के लिए जो $200 दिए थे वो भी हम लिख देंगे यहाँ पे। फिर हमने कैश पेड फॉर यूटिलिटी बिल्स, वो $480 था, वो भी हमने यहाँ लिख दिया। फिर कैश पेड फॉर एम्प्लॉय, अब हम देखेंगे कि सैलरी हमने दी थी असिस्टेंट को पहले 15 मई को $850 एंड देन हमने 28 मई को $850 असिस्टेंट को सैलरी दी थी। तो ये अमाउंट भी चली गई। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैश पेड फॉर एम्प्लॉय $1700 बन जाएगा। तो हम फिर देखेंगे कि 10,400 में से इन तमाम अमाउंट को जो है हम माइनस कर देंगे जो चली गई हैं हमारी कंपनी में से, तो हमारे पास नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा, जो कि अमाउंट होगी $4020। ठीक है, कि कैश कितना रिसीव किया हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, वो था 10,400, और कितना कैश हमारी कंपनी में से गया हम वो देख लेंगे कि रेंट में से 3,200 चले गए, कैश पेड फॉर क्लीनिंग में से 800 चले गए, कैश पेड फॉर टेलीफोन में से 200 चले गए, कैश पेड फॉर यूटिलिटी 480 और कैश पेड फॉर एम्प्लॉई 1700। ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं जो कंपनी को चलाने के काम आती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही थ्योरी के अंदर, दोबारा उसको देख लीजिएगा। हमने इनकम स्टेटमेंट में भी देखा था कि आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, वो यही एक्सपेंस होते हैं। तो कितना कैश आया कितना गया, उसके पास हमारे पास नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी बच गया $4020। फिर हम देखेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, के इन्वेस्टमेंट से मीन्स कि आपने कोई लॉन्ग टर्म आइटम एसिड खरीदा है या बेचा है, तो उसमें हम देखेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमारे पास क्या है। तो आप देखें कि परचेज ऑफ इक्विपमेंट लिखा हुआ है $1680, कि हमने मई की क्या कहते हैं 3rd को $1680 का ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा था उधार पे, जिसकी हमने पेमेंट 26 मई को कर दी थी। पेड 1680 कैश फॉर द ऑफिस इक्विपमेंट। अब जो ऑफिस इक्विपमेंट है ये लॉन्ग टर्म आपका जो है बेसिकली नॉन करंट एसिड है, जो लॉन्ग टर्म हमारे पास रहता है, फिक्स एसिड कहलाता है बेसिकली। तो वो हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पे किया 1680, कुछ बेचा नहीं तो हमारे पास आया नहीं, इसलिए ये अमाउंट गई है। तो दोनों तरफ ब्रैकेट लगा देंगे और फिर नीचे लिख देंगे नेट कैश यूज्ड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, माइनस की नेगेटिव साइन है क्योंकि गया है अमाउंट, हमारे पास आया कुछ नहीं है। तो ब्रैकेट में वही अमाउंट $1680 जो है वो हम लिख देंगे। अगर आया होता तो हम लिखते नेट कैश प्रोवाइडेड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आया नहीं है, हमारे से कैश गया है कंपनी में से, इसलिए नेगेटिव है, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो अमाउंट है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की वजह से, फिर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की वजह से एंड में हमारे पास कैश बचता कितना है मई के एंड में। तो आगे वो देखता है कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो हमारी लास्ट एक्टिविटीज़ है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इसकी वजह से देखते हैं कितना कैश आया और कितना कैश गया। तो सबसे पहले वो लिख रहा है इन्वेस्टमेंट बाय ओनर इन अ कंपनी, कि कंपनी को ओनर ने कितने पैसे दिए। मैं वापस ट्रांजैक्शन की तरफ जा रहा हूं बताने के लिए। May 1 को J.D. Simpson द ओनर इन्वेस्टेड $60,000 कैश इन अ बिजनेस, मीन्स के उसने बिजनेस को $60,000 दिए थे। तो ये कंपनी में आ गए पैसे, ठीक है, ये कंपनी से गए नहीं है, कंपनी में आ गए हैं। विदड्रॉवल बाय ओनर, आपको याद होगा कि लास्ट 31 मई को J.D. सिम्पसन ने विड्रॉ किए थे 1200 पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो कंपनी में से पैसे चले गए। $1200 इज़ विड्रॉल बाय द ओनर, तो वो पैसे कंपनी में से चले गए, मीन्स के वो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो हमने दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दी। तो नेट कैश प्रोवाइडेड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, के कंपनी को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कितना कैश मिला है वो हम देख लेंगे 58,800, ठीक है, कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से कंपनी को 58,800 मिले हैं।
तो अब तीनों एक्टिविटीज़ की वजह से नेट कैश इंक्रीज़ कितना हुआ है कंपनी में, हम वो देखेंगे। तो हम देख लेंगे 4020 ये प्लस की वैल्यू है, 58,800 ये भी प्लस की वैल्यू है। इन दोनों को ऐड करेंगे और कैश जो यूज़ हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से वो है 1680 जो कि नेगेटिव है, उसको हम माइनस कर लेंगे। तो नेट कैश इंक्रीज जो हमारे पास होगा वो होगा $61,140। यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाता है। नीचे लिखा हुआ है कैश बैलेंस इन May 1 कि स्टार्ट में कोई कैश तो नहीं पड़ा था कंपनी के अंदर जो हम May 1 के अंदर यूज़ करेंगे, तो वो कुछ भी नहीं था, हमें कोई चीज़ मेंशन नहीं की गई थी ट्रांजैक्शन के अंदर कि मई की पहली तारीख को पहले से कोई कैश पड़ा था, नहीं था। इन्वेस्ट किया था $60,000 वो हमने मेंशन कर दिया था। तो May 1 को कोई भी बैलेंस जो था वो हमारे ट्रांजैक्शन में नहीं था, तो वैसे का वैसे ज़ीरो लिख देंगे। तो कैश बैलेंस इन May 31, तो हमारे पास कैश बैलेंस जो May 31 को बचा वो 61,140, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बस छोटी सी एक और बात बतानी है कि यहाँ पे एडवर्टाइजिंग की $60 है वो हमने ड्यू जून 1 को थी, तो जून 1 में पे करेंगे, डेट इज़ वाई वो जून की कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको मेंशन करना ज़रूरी नहीं समझा, तो हमने मेंशन नहीं किया। बाज़ औक़ात लोग कर भी देते हैं, समटाइम लोग कर भी देते हैं, लेकिन करना नहीं होता क्योंकि जून 1 को उसकी ड्यू डेट है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि May 1 में ये ट्रांजैक्शन हुई है तो उसको हमें मेंशन करना चाहिए। टू स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लेकिन एक कहती है कि नहीं करना चाहिए, एक कहती है कि करना चाहिए, तो लेकिन हम नहीं कर रहे, कर भी देंगे तो कोई इतना इशू नहीं होगा। तो यहाँ तक हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन अगर आ गया तो आप सोल्व किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सोल्व किया जाएगा और ये लाजमी बात है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का पेपर में क्वेश्चन लाजमी आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से किसी न किसी तरीके से आएगा, ओपन बुक पेपर है तो आपको इस हेल्प की मदद से करना होगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट होगा बिल्कुल ही। तो ये ना कहना कि सर क्वेश्चन के सैंपल्स दे दें ताकि हम देख लें, क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंट होगा तो मैं सैंपल इसके नहीं दूंगा, इसकी मदद से ही आपको वो खुद से करना होगा। तो ये लेक्चर को ज़रा गौर से सुनिएगा ताकि कोई मसला आपको ना रह जाए, और अगर कोई भी क्वेश्चन इसके बावजूद भी आपने पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सबको अल्लाह हाफिज़।